स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि अगर एनिमल सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा और अंदर का स्ट्रक्चर होगा प्रोटोप्लाज्म। और अगर एक प्लांट सेल है तो इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में दो पार्ट आएंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। यानी एक एनिमल सेल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? प्रोटोप्लास्ट के। अब एक साइंटिस्ट के रूप में आप बताएं कि सेल मेम्ब्रेन अगर ऑब्टेन करना है तो आप कहां से लाना चाहेंगे? कौन सा सेल मेम्ब्रेन आपको सुटेबल होगा, सबसे ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो पाएगा? तो हमारे शरीर में कई तरह के सेल्स हैं, जैसे मान लो कि 265 टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। इसमें से आरबीसी एक सेल जो है जिसको लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल की जगह पर क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स। कॉर्प्स मींस होता है डेड स्ट्रक्चर, एनी पार्टिकल ऑफ डेड स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ डेड स्ट्रक्चर कॉर्पसल्स हो गया। तो आरबीसी हो गया रेड ब्लड कॉर्पसल्स। हम लोग का जो आरबीसी है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग का मतलब है इट हैज नाइदर न्यूक्लियस नॉर इसमें कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसमें हमारा आरबीसी एक मेम्ब्रेन डिस्क है, राइट है, इसके अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स भरा पड़ा है, सिर्फ हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स है, इसके अंदर और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस सेल को एम्प्टी करें तो हमें मेम्ब्रेन ऑब्टेन हो जाएगा। बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे शरीर में, उसमें जैसे मान लो डब्ल्यूबीसी लेते हैं, उसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब डब्ल्यूबीसी को इवैक्यूएट करना आसान नहीं होगा, इसके मेम्ब्रेन को अलग करना आसान नहीं है, तो हम लोग आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ही फोकस करेंगे। हाउ टू आइसोलेट आरबीसी मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइटिक मेम्ब्रेन। आरबीसी के मेम्ब्रेन को हम कैसे अलग कर सकते हैं और इसको अलग करना सबसे आसान भी क्यों है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग आरबीसी लिया, इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, और इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। मान लो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इसका जो साइज है वो बढ़ेगा, आरबीसी का साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंड ऑस्मोसिस होगा और पोर का साइज भी बढ़ेगा। इस पोर्स से क्या होगा? सारा हीमोग्लोबिन उसमें था वो यहाँ पर आकर जमा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लीक्ड आउट। क्यों ऐसा हुआ? इंड ऑस्मोसिस हुआ। इसके कारण pores in membrane developed
और इसके कारण क्या हुआ? लीक आउट ऑफ हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स। ये मेम्ब्रेन अब खाली हो गया। अब इस खाली मेम्ब्रेन को लोग क्या कहेंगे? आरबीसी होस्ट या एरिथ्रोसाइटिक होस्ट। आरबीसी होस्ट क्या है या एरिथ्रोसाइटिक होस्ट क्या है? इवैक्यूएट किया हुआ आरबीसी जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं हो उसको होस्ट कहेंगे। जो शेप, ह्यूमन का शेप अगर कोई आप देखते हैं और वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो, एम्प्टी हो, तो उसको आप होस्ट कहते हैं। ऐसा ही इमेजिनेशन वर्ड यहाँ पर दिया गया है। आरबीसी होस्ट या एरिथ्रोसाइटिक होस्ट क्या है? यानी सिर्फ आरबीसी का आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री लिया गया है, अंदर का सारा कंटेंट एम्प्टी हो गया। अब देखिए कि आरबीसी के मेम्ब्रेन को इवैक्यूएट करना कितना आसान है। अगर आप डब्ल्यूबीसी को इवैक्यूएट करना चाहेंगे तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फंसे हुए हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो अगर आप डब्ल्यूबीसी को खाली कराना चाहेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस ये डब्ल्यूबीसी है, सेल ऑर्गेनेल है। ये मान लो यहाँ पर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो वाटर इंटर करेगा, स्वेल भी करेगा, लेकिन इस स्वेलिंग से इतना भी बड़ा पोर साइज नहीं हो पाएगा कि इससे न्यूक्लियस बाहर आ सकेगा। न्यूक्लियस बाहर नहीं आ सकेगा और ना ही से कोई सेल ऑर्गेनेल बाहर आ पाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का, वैसे वैसे उसके अंदर का पोर भी बढ़ेगा, लेकिन कभी भी इतना बड़ा पोर साइज नहीं बन पाएगा कि उसका न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल उससे बाहर निकल आए और आपको एक खाली मेम्ब्रेन मिल जाए। इट मींस it is very easier to evacuate RBC and to obtain RBC membrane due to absence of any membrane bound structures inside RBC such as nucleus and other cell organelles like mitochondria या Golgi जो भी है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ नहीं है, इसलिए इनको इवैक्यूएट करना, आरबीसी को इवैक्यूएट करके मेम्ब्रेन ऑब्टेन करना बहुत इजी है। इस मेम्ब्रेन का बाहर और अंदर का परमिएबिलिटी चेकिंग परमिएबिलिटी, इस पर ओवरटन नामक साइंटिस्ट का यूज 10,000 of known chemicals, उस समय जो 10,000 of known chemicals of different properties to check the permeability of RBC membrane। इस मेम्ब्रेन के ऊपर 10,000 केमिकल्स डाला, 10,000 टाइप्स ऑफ केमिकल्स यहाँ पर बारी बारी से डाला। अब इस मेम्ब्रेन में आरबीसी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, देखा कि कुछ पास किया कुछ पास नहीं किया, कुछ पास किया और कुछ पास नहीं किया। कौन पास किया कौन पास नहीं किया? क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ऑब्जर्व दैट हाइड्रोफिलिक, तो पानी में घुलने वाले थे,
chemicals not passes everywhere in membrane. But जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस हैं, लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस पास इजीली। ये कंक्लूड किया गया कि अगर कोई लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर भी लिपिड का ही बना हुआ होगा, क्योंकि यही लाइपोफिलिक हो सकता है। तो ऑवर्टन ने क्या कंक्लूड किया? ऑवर्टन का कंक्लूजन रहा इन फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट से that membranes are made up of lipid substances। ये ऑवर्टन का कंक्लूजन आया है। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है लैंगमूर। लैंगमूर ने क्या किया? इन्होंने एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाया और एक नेचुरल मेम्ब्रेन बनाया। दोनों का सरफेस एरिया सेम रखा, दोनों का वॉल्यूम सेम रखा। यह है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन और एक है सेल मेम्ब्रेन। दोनों का सरफेस वॉल्यूम सेम रखा और दोनों को एक ट्रक में डाल दिया। एक ट्रक में आगे डाला जिसको लैंगमूर ट्रक कहा गया। इस ट्रक में जो सॉल्यूशन है वो है हाइड्रोफोबिक या डिटर्जेंट सॉल्यूशन दिया गया, इसमें लिपिड घूमता है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन में दोनों मेम्ब्रेन को रखा गया। जब ऑवर्टन ने कंक्लूड किया कि मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, तब ऑवर्टन ने के बाद लैंगमूर ने से सरफेस एरिया का नेचुरल मेम्ब्रेन और उसी एरिया उसी वॉल्यूम का एक लिपिड लिपिड का बनाया हुआ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन दिया। दोनों को डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डाला तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया वॉल्यूम सेम रहा, जबकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, डबल हो गया। सरफेस एरिया इसका अगर ए है तो इसका कितना हो गया? 2a, यानी ए सरफेस एरिया डबल हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो नेचुरल मेम्ब्रेन है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वो डबल लेयर में था और लिपिड सॉल्यूशन में वो वाटर सॉल्यूशन में वो मिनिमम सरफेस एरिया लिया हुआ था बाइलेयर के रूप में, और डिटर्जेंट सॉल्यूशन में आने के बाद वो मोनो लेयर बना लिया। तो लैंगमूर ने क्या प्रूव किया? जो नेचुरल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, रियल में वो लिपिड का एक बाइलेयर है जिसके हाइड्रोफोबिक एंड्स बीच में है और हाइड्रोफिलिक एंड्स आउटर फेसेस पर होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हुआ?